मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप रात 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। अपने रिमोट को साइड में रखें, क्योंकि अगले 1 घंटे तक आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बारे में जानना समझना एक जागरूक दर्शक के नाते बेहद जरूरी है। वक्फ कानून आज से लागू हो गया है, लेकिन इस कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर सदन तक वक्फ पर बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज हिंसा हो गई तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी बवाल हुआ। धक्का मुक्की हुई, बिल की कॉपी फाड़ दी गई। सवाल यह है कि वक्फ का ये बवाल आखिर थमेगा कब? वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में यह हिंसा हुई। बड़ी बात यह है कि आज ही भारत सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लागू किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन बंगाल में इस पर जबरदस्त बवाल हो गया। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे बीच सड़क पर ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। एक सफेद रंग की गाड़ी और दूसरी नीले रंग की। दोनों गाड़ियां आग की लपटों से घिरी हुई हैं। जलती गाड़ियों के बीच गोली चलने की आवाज भी सुनी जा सकती है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ जंगीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। सड़क जाम कर दिया। खबर मिली पुलिस को तो पुलिस वाले जाम हटाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर जमा प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। एक तरफ सैकड़ों की भीड़ और दूसरी ओर मुट्ठी भर पुलिस वाले। ऐसे में पुलिस बेबस साबित हुई और उपद्रवियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों की गाड़ियां ही नहीं जलाई गईं, उन पर पथराव भी किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कानून का कोई खौफ ही नहीं है, जेल जाने का कोई डर नहीं। पत्थरबाजों में कुछ नकाबपोश हैं तो काफी लोग ऐसे भी जिन्हें साफ साफ देखा और पहचाना जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि हाथ में तिरंगा लेकर दंगा किया गया। पुलिस वालों पर पत्थर से हमला किया गया। गाड़ियां जलाई गईं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ मजहबी झंडे भी थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन उत्पातियों की भीड़ उन पर भारी साबित हुई। आपको बताते चले कि यह सब उस जंगीपुर में हुआ जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का संसदीय सीट रहा है। वो यहां से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। जंगीपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने हिंसा के लिए सीधे सीधे सीएम ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से पहले मालदा से भी बवाल की तस्वीरें सामने आई थीं। तस्वीरें मालदा के निमित्ता रेलवे स्टेशन की बताई जा रही हैं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। इस दौरान मजहबी नारे लगाए गए। यह वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप एक साथ 2 तस्वीरें अब देखिए, पहली रात के अंधेरे की और दूसरी दिन के उजाले की। पहली तस्वीर में भारी भीड़ है जो वक्फ कानून के विरोध में नारेबाजी कर रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेलवे ट्रैक पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया, ट्रेनों को ठप कर दिया।
इन तस्वीरों का हवाला देकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ राज्य के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक इसके लिए सीएम ममता बनर्जी की भड़काऊ बयानबाजी जिम्मेदार है। आरोपों के अनुसार सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भी बंगाल में ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई थी। यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डाली गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। जिस मुर्शिदाबाद में आज शाम को हिंसा हुई है, वहां हमारे सहयोगी चैनल एबीपी आनंदा के रिपोर्टर संदीप सरकार पहुंच गए हैं। सीधे उनके पास हम चलते हैं, ग्राउंड जीरो की जानकारी लेते हैं। संदीप, अभी मौजूदा हालात क्या हैं? अभी मौजूदा हालात थोड़ा नियंत्रण में पाया गया है, लेकिन आप जो देख रहे हैं, हम अभी जहां पर खड़े हैं, ये है नेशनल हाईवे 12 जो सीधा कलकत्ता और नॉर्थ बंगाल नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। इसी रास्ते के ऊपर 4 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक करीब 3.5 घंटा इधर विरोध प्रदर्शन चला, तोड़फोड़ चला। आप देख सकते हैं अभी ढेर सारा पुलिस फोर्स अभी मौजूद है, लेकिन पुलिस का आला अधिकारी का गाड़ी जलाया गया। एसडीपीओ जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीपीओ है उनका गाड़ी जलाया गया। पुलिस पेट्रोलिंग का एक गाड़ी जलाया गया और काफी सारा गाड़ी पे तोड़फोड़ चला। ये करीब 4 बजे पहले विरोध प्रदर्शन के लिए मुस्लिमों काफी सारा संगठन के तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम लिया गया था। वो लोग आए 4 बजे, नेशनल हाईवे के ऊपर धरने पे बैठ गए। इधर गाड़ी चलना बंद हो गया। उसके बाद करीब 1000 से 2000 पीपल इधर आ गए और वो भी विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। और इधर मुट्ठी भर पुलिस कर्मी इधर उस समय मौजूद था और उसी समय पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुआ। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद टोटल जो सिचुएशन है पूरा हाथ के बाहर चला गया। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 9 बजे है और पूरा इलाका अभी सुनसान है। सभी दुकानें बंद हो गए हैं। काफी सारा जो आसपास का घर है उसमें पत्थरबाजी किया गया है। जो शीशा है वो टूटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ता पूरा खाली है। एक समय 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक इधर सिर्फ सैकड़ों गाड़ी इधर खड़ा था और जो लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे वो लोग ये जगह के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल लिया हुआ था। पुलिस वाले, मुट्ठी भर पुलिस वाले, वो कुछ नहीं कर सके। गाड़ी जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया इधर। बहुत धन्यवाद संदीप सरकार इस पूरी जानकारी के लिए। गाड़ियों को जला दिया गया, फूंक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। संदीप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार हर एक जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात बेकाबू रहे, उसको नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आखिर कब तक इसी तरह से बवाल चलता रहेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग राज्यों में आज भी मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेता बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में सिटीजन्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। जातीय हिंसा की जंग में 2 साल से जल रहे मणिपुर के विष्णुपुर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी की। झारखंड के जामताड़ा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर वक्फ कानून का विरोध किया। सड़क पर तो विरोध हो ही रहा है, सदन में भी वक्फ कानून को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून को लेकर चर्चा की मांग पर हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। स्पीकर ने चर्चा की अनुमति नहीं दी। कल सुबह तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। जम्मू में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। बातों बातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने पीडीपी के विधायक पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। सदन में धक्का मुक्की होने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी। चर्चा की मांग कर रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर दी। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी उनके पास है। अगर मेजॉरिटी चाहती है रेजोल्यूशन, स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे हैं। स्पीकर कैन नॉट बी बिगर देन द मेजॉरिटी। लेट द मेजॉरिटी चेंज। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल के खिलाफ है, समझती है ये गैर आईनी नहीं है। जब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो दही नहीं जमेगा। जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं ये तो आपने देख लिया है। अब चुनावी राज्य बिहार की ओर लेकर चलते हैं आपको। यहां आरजेडी की ओर से पटना में होर्डिंग लगाकर तेजस्वी की शान में कसीदे गढ़े गए हैं। वक्फ बिल के विरोध के लिए शुक्रिया जताया जा रहा है। शेर का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा है, मुसलमानों का साथ देने के लिए शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ आरजेडी के नेता ने तेजस्वी यादव के लिए पटना में ये बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है। होर्डिंग पर एनडीए नेताओं की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा है। आरजेडी की तारीफ में पोस्टर पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चुनाव में मुस्लिमों की तरफ से साथ देने का वादा किया गया है। पोस्टर के जरिए मैसेज दिया गया है कि अब चुनाव में जो बिहार चुनाव होना है उसमें मुस्लिम समाज जो है आरजेडी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि वक्फ का आपने पुरजोर विरोध किया है। तब दिखाया गया है कि ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं और तेजस्वी की तारीफ जो है वो यहाँ पे की गई है। असल में वक्फ कानून के समर्थन और विरोध को लेकर बिहार की सियासत में 4 समाजवादी किरदार हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इन चारों में लालू की पार्टी जो विपक्ष में है उसने वक्फ बिल का विरोध किया, जबकि बाकी तीनों समाजवादी पृष्ठभूमि वाले नेता जो सरकार के साथ हैं उन्होंने बिल का समर्थन किया। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा। संसद में आरजेडी ने बिल का विरोध किया। अब इसी विरोध को चुनावी सियासत में भुनाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव को मुसलमानों का रहनुमा बताकर सियासी जमीन पर माहौल सेट किया जा रहा है। वैसे भी चुनाव का पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि मुसलमानों का भरोसा लालू परिवार के साथ है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों का 87% वोट इंडिया गठबंधन को मिला। 1997 में आरजेडी के बनने के बाद से मुसलमान परंपरागत रूप से लालू की पार्टी का वोटर रहा है। हालांकि 2009 और 2010 में मुसलमान वोट आरजेडी से टूटा था, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा एनडीए को नहीं मिला था। तब कांग्रेस आरजेडी से अलग हुई थी, मुस्लिम वोट भी बढ़ गया था। लेकिन इस बार बिहार में प्रशांत किशोर के तौर पर एक नया खिलाड़ी सियासत में उतर चुका है। आरजेडी को मुस्लिम वोटों के टूटने का खतरा अगर किसी से होगा तो वो पीके से ही होगा। पिछले साल उपचुनाव में पीके को मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट मिले थे। यही वजह है कि आरजेडी अपने एमवाई वाले समीकरण को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। जैसे जैसे बिहार में चुनावी महीना करीब आ रहा है, बिहार की सियासत नए नए रंग और रूप लेती हुई चली जा रही है। आगे हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब एक दिलचस्प खबर, बात संदेश मिठाई पर जारी सियासत की, जो टीएमसी में छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। आलम यह है कि पार्टी की अंदरूनी जंग अब सरेआम हो गई। इसका सबूत पहले बीजेपी ने जारी किया और अब टीएमसी ने खुद भी इस पर मुहर लगा दी है। जरा देखिए कि कैसे टीएमसी के सांसदों में तू मैं हो रही है। सब एमपी है सर, हम लोग मेरा एमपी है, तो बोलते होंगे अरेस्ट करो प्लीज মহিলা বলে হোক না মিডিয়ায় আমি তো চাই মিডিয়া হোক। क्या हिलते कैमरों में रिकॉर्ड इन बातों को सुनकर आपका दिमाग भी हिला? कुछ समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो हम इस पूरी किचकिच की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। होक ना जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों में ये महाभारत संदेश मिठाई पर छिड़ गई। क्या सचमुच वजह यही है या फिर माजरा कुछ और है? पूरी कहानी आपको तफसील से दिखाएंगे। अभी आप इस जुबानी तकरार के किरदारों से मिलिए। कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा तीनों ही टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं। अब तो खुद कल्याण ने भी मान लिया है कि लड़ाई हुई, लेकिन उनकी बात बाद में। अभी आप इस कहानी को सामने लाने वाले सूत्रधार को देखिए। आधी रात के वक्त ठीक 12:05 पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए इस चैट को शेयर किया, जो इस तस्वीर के मुताबिक AITC MP 2024 नाम के व्हाट्सएप ग्रुप की है।
इस चैट के मुताबिक कल्याण बनर्जी लिखते हैं, मैं कोलकाता पहुंच गया हूं। अपनी बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। आपका गृह मंत्रालय में बहुत मजबूत संपर्क है। अंतर्राष्ट्रीय महान महिला। आज मैं उस जेंटलमैन को भी मुबारकबाद देता हूं जिसने बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला की खूबसूरत हरकतों का खुलासा किया। उस दिन उनके पीछे एक भी बॉयफ्रेंड नहीं खड़ा था। ये मूर्ख आदमी जिसे वो बीएसएफ से गिरफ्तार करवाना चाहती थी, उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का मशहूर खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। सवाल ये कि कल्याण ने इंटरनेशनल ग्रेट लेडी किसके लिए इस्तेमाल किया, आगे इसका जवाब भी मिलने वाला है। फिलहाल इस चैट में कल्याण बनर्जी के जवाब में कीर्ति आजाद एमपी दुर्गापुर की ओर से लिखा गया, आराम से कल्याण, आप बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। दीदी ने आप पर बहुत भरोसा जताया है और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए रिलैक्स करो और आराम से सो जाओ। आपके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि कृपया सबको साथ लेकर चलिए। समझदार इंसान की तरह बात कीजिए, बचकानी हरकत मत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। शुभ रात्रि। इस पर कल्याण बनर्जी ने भी जवाब देते हुए लिखा, मुझे सलाह मत दो कीर्ति, आप अंदरूनी सियासत करने की वजह से बीजेपी से बाहर कर दिए गए थे। आप मुझसे सीनियर नहीं हो, आप पार्टी को बेच देना चाहते हो। आप अब भी आंतरिक राजनीति के कप्तान हो। अपने दोस्त के लिए मुझे गिरफ्तार करवाकर अपनी ताकत दिखा दो। फिक्र मत करो, मैं दुर्गापुर जाऊंगा और आपकी पोल खोलूंगा। मैं 2011 से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं। आप सब एक प्लान के तहत जब पार्टी सत्ता में थी तब पार्टी में शामिल हुए। इस चैट के बाद अमित मालवीय ने सुबह 10:05 पर 4 वीडियो भी शेयर किए जो कथित तौर पर चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर के हैं। दावे के मुताबिक ये सारे वीडियो इसी 4 अप्रैल के हैं, जिससे सुनकर कहा जा सकता है कि टीएमसी के सांसदों में झगड़ा हो रहा है। I'm pleading with you all. Still not allowed to do any illegal work. We are not coming for any private agency here. चला, अरे क्या तुम नहीं हम अंदर में नहीं आए, चला गए। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। इस वीडियो में जिस गैर कानूनी काम का जिक्र हुआ है उसका ताल्लुक संसद में एक मिठाई की आउटलेट शुरू करने की पहल से है। सूत्र के अनुसार टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसलिए उनका ही पार्टी का कुछ सांसदों के साथ मिलकर एक आवेदन पत्र भी तैयार किया था, जो कल्याण बनर्जी को इस कदर नागवार गुजरा कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर में ही कीर्ति आजाद और उनकी पहल में शामिल पार्टी के सांसदों पर भड़क गए। পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। चुनाव आयोग में जाने की वजह कुछ और थी और यहाँ हो कुछ और गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग में जाने और ज्ञापन पर दस्तखत को लेकर भी सांसदों में कहासुनी हुई। ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जारी किए। आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं में इसी 4 अप्रैल को तकरार हुई, जिसे अब खुद कल्याण बनर्जी ने भी सही ठहराया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि टीएमसी सांसदों में हुई अंदरूनी लड़ाई को लीक किसने किया? क्या ये काम खुद पार्टी के ही किसी नेता ने किया? कौन है वो टीएमसी का भेदिया? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनाव आयोग में जाने की वजह कुछ और थी और यहाँ हो कुछ और गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग में जाने और ज्ञापन पर दस्तखत को लेकर भी सांसदों में कहासुनी हुई। Mahua was crying and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalyan's behavior. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kalyan's behavior could be
सौगत के मुताबिक वो बहस के दौरान तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जब पार्टी के नेता चुनाव आयोग से संसद लौटे तो उन्होंने अपनी आंखों से महुआ को रोते देखा। अब इस पूरे मामले पर कल्याण बनर्जी का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग वाली घटना पर मुहर लगाई है। ইফতি আজাদ কয়েকজন মহিলা এমপি এবং 2-4 জন মেল এমপি একটা চিঠিতে সিগনেচার নিয়েছিল। সিগনেচারটা নেওয়ার পর সিগনেচারটা বলেছিল চিঠিতে অ্যাড্রেস টু দি স্পিকার, সেইখানে লিখেছিল যে চিত্তরঞ্জন সন্দেশ একটা দোকান আছে না চিত্তরঞ্জন পার্কে, তার একটা কাউন্টার পার্লামেন্টের ক্যান্টিনে খোলা হোক। टीएमसी के सांसदों में गुटबाजी का आलम यह है कि कल्याण ने सौगत पर नारदा घोटाले में पैसे लेने का आरोप लगाया है, तो जवाब में सौगत अपने साथी को बेलगाम और असभ्य बता रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल तो ये कि टीएमसी सांसदों की आपसी लड़ाई का वीडियो लीक कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ टीएमसी वाले ही मौजूद थे। इस पर बीजेपी के अमित मालवीय ने 4 नामों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है, और ये नाम है कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन। जवाब जो भी हो, इस वाक्य ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जग हंसाई जरूर करा दी है। इस पूरे विवाद पर कीर्ति आजाद और महुआ का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अगले ही साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए संदेश को लेकर वहां पर सियासत और खींचतान किस तरह से जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जीवन के सदुपयोग की और अपने समय की सबसे आलस तोड़ कविता है। आज इस कविता का जिक्र इसलिए क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हताशा और निराशा से निकलने के लिए अहमदाबाद में चिंतन शुरू कर चुकी है। अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो चुका है। आज और कल 2 दिन कांग्रेस दिमागी तौर पर अपनी ओवरहॉलिंग करेगी, अपने कई कलपुर्जों की ग्रीसिंग करके उन्हें टाइट करेगी, कुछ को रिप्लेस भी करेगी ताकि कांग्रेस की गाड़ी सरपट दौड़ सके और सियासी माइलेज भी लिया जा सके। अपने दिन बदलने के लिए कांग्रेस ने क्या फैसले लिए और क्या फैसले वो ले सकती है, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले अहमदाबाद मंथन की एक रील देखिए। कांग्रेस का महाधिवेशन अहमदाबाद के सरदार स्मारक में शुरू हुआ है। यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस की अध्यक्षता के शताब्दी वर्ष का है। यही साल सरदार पटेल की 150वीं जयंती का भी है। अहमदाबाद में इकट्ठा होकर कांग्रेस मैसेज दे रही है कि गांधी और सरदार पटेल पर पहला पेटेंट कांग्रेस का ही है। इस विरासत पर वो दावा नहीं छोड़ेगी। आज CWC ने जो प्रस्ताव पास किया है उसका सार भी यही था। यह भी संकल्प लिया गया कि कांग्रेस हार नहीं मानेगी, बीजेपी और संघ से संघर्ष तेज करेगी। सबसे प्रभावशाली संदेशा ये है कि हम गुजरात आए हैं और यहाँ से हम न्याय पथ का संदेशा दे रहे हैं। कांग्रेस ने निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। आखिरी बार 1961 की 6-7 जनवरी को भावनगर में हुआ था। गुजरात में पार्टी 31 साल से सत्ता से बाहर है। इस अधिवेशन के 4 मकसद हैं। पहला, मोदी और शाह के गढ़ में सेंधमारी। दूसरा, गुजरात में वापसी की छटपटाहट। तीसरा, गांधी पटेल की विरासत वापस पाने की। और चौथा, कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश। चूंकि राहुल जी ने पार्लियामेंट में चैलेंज दिया है कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में हराएंगे,
तो उस संदर्भ में मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। हम लोग तो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है कि गुजरात में ये अधिवेशन हो रहा है, गांधी और सरदार की भूमि पर हो रहा है और उसके कारण पूरी पार्टी चार्ज हो गई है। जो तालुका लेवल के जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं आ पाए, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी अपने घरों में बैठ के सोशल मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं। दे आर सुपर एक्साइटेड। तो मुझे भी आनंद है और इसमें से कुछ निकल कर आएगा, नई लड़ाई का रास्ता इसमें से निकलेगा। वैसे गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी अब से पूरे 2 साल का वक्त बाकी है। इसलिए इस पर बाद में भी विस्तार से बात की जा सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कांग्रेस अपने संगठन में आखिर जान कैसे फूंकेगी, उसकी बीमारियां क्या हैं और उसके पास दवाइयां क्या क्या हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस महाधिवेशन में पार्टी की ओवरहॉलिंग का एक आइडिया लेकर पहुंचे। आइडिया यह है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाया जाए, जिला अध्यक्षों को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी जाए, जिला अध्यक्षों को ही लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाएं, लेकिन उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक भी लगे। बेसिकली आइडिया यह है कि कांग्रेस को नीचे से मजबूत किया जाए। जिला अध्यक्ष ताकतवर होगा तो लोकल लीडरशिप उभरेगी, कैडर का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल का मानना है कि अभी प्रदेशों में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। वो चुनाव टिकटों के बंटवारे में मर्जी चलाते हैं, जिससे ग्राउंड वर्कर पार्टी से छिटकता है। लेकिन खबर है कि पार्टी के कई बड़े नेता इस फॉर्मूले के खिलाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक जैसे वरिष्ठ महासचिव जिला अध्यक्षों को अत्यधिक शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस कदम से कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण होगा, यानी राज्यों के अंदर इक्का दुक्का छत्रपों का जो अंकुश पार्टी पर रहता है, उससे पार्टी बाहर निकल पाएगी। इसके अलावा 2029 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहतर उम्मीदवार मिल पाएंगे। राहुल सोचते हैं कि जिला अध्यक्ष की कुर्सी मजबूत हुई तो मजबूत नेता इस कुर्सी पर बैठना चाहेंगे और ऐसे में पार्टी की जड़ों को मजबूती मिलेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों को नई ताकत मिलने वाली है। असल में कांग्रेस की दुखती रग कहां है वो जानना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए उसकी बीजेपी से तुलना बताना भी जरूरी है। किसी टीम को पता होना ही चाहिए कि मुकाबला उसका सामने वाली किस टीम से होने जा रहा है। बीजेपी 13.5 करोड़ सदस्यों की पार्टी है। कांग्रेस की सदस्य संख्या सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख है। बीजेपी की 14 राज्यों में अपनी सरकार है, कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में है। बीजेपी के 6 राज्यों में साझा सत्ता है, कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में है। बीजेपी का देश की 57% बड़ी आबादी पर राज है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 8% आबादी पर। यहां से सवाल आगे बढ़ता है कि कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने से किसने रोका, किसने कहा कि वो अपना घर ना सुधारे। आप कुछ दिन पहले गुजरात में राहुल गांधी का दिया गया एक बयान सुने। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने खुद माना था कि गुजरात में कांग्रेस अंदर ही अंदर उसका भाजपाकरण हो चुका है और आज उसी गुजरात में कांग्रेस जब यह कहती है कि उसे 2027 में गुजरात जीतना है, गांधी पटेल की विरासत वापस पानी है, तो क्या उससे पूछा नहीं जाएगा कि आखिर कैसे होगा ये। दुनिया का दस्तूर है, वो जहां उम्मीद देखती है वहीं भरोसा भी जताती है। कल ही एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला था, ये 2244 करोड़ रुपए का है, जबकि कांग्रेस को राजनीतिक दान के रूप में सिर्फ 281 करोड़ रुपए ही मिले। बाजार हो या फिर चुनाव, सिद्धांत एक ही है, निवेश वहीं होता है जहां भरोसा दिखता है, वो पैसे का निवेश हो या फिर वोट का। लेकिन इसका यह मतलब भी ना निकाला जाए कि देश का कांग्रेस के ऊपर से भरोसा उठ चुका है या फिर कांग्रेस पार्टी आउटडेटेड हो चुकी है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा उसकी जुबान पर था, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतकर कांग्रेस ने बता दिया कि कांग्रेस आईसीयू में नहीं है। 2019 के बाद केंद्र में दोबारा बीजेपी आने के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल जीते, नई ऑक्सीजन हासिल की। पहली बार राहुल गांधी ने पद यात्रा करने की ठानी और 2 किश्तों में भारत जोड़ो यात्रा से माहौल भी बनाया। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर सबका अटेंशन हासिल किया और उनको इसका चुनावी फायदा भी मिला।
मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसके गढ़ में जाके चुनौती दे। वो कितना चुनौती दे पाएगी ये तो अलग बात है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अगर गुजरात में वो चुनौती देगी तो वो उसको बैकफुट पर लाने की जरूर कोशिश करेगी और पार्टी अपनी एक हिमाकत या हिम्मत दिखाना चाहती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी 303 सीटों से 240 पर आ गई और कांग्रेस 52 सीटों से बढ़कर 99 सीटों तक पहुंच गई। कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा। इसके बावजूद कांग्रेस कुछ आरोपों में घिरती है। आरोप नंबर 1, कांग्रेस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है। दूसरा आरोप, कांग्रेस के पास भविष्य का विजन नहीं है। तीसरा, कांग्रेस के पास बड़े मुद्दों पर दिशा दिखाई नहीं देती। और आरोप नंबर 4, कांग्रेस के पास अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। इसके लिए ताजा उदाहरण ले सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में बोले ही नहीं। कांग्रेस की दूसरी उम्मीद यानी प्रियंका गांधी संसद में मौजूद ही नहीं थी। कांग्रेस शुरू से वक्फ बिल के विरोध में थी, लेकिन यह विरोध संसद और सोशल मीडिया तक ही रहा, बड़े नेताओं का। देश में कहीं कांग्रेस का कैडर झंडे बैनर लेकर सड़क पर नहीं दिखा और ना ही उसने कोई आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये लगता है कि उन्हें खांसी है। दरअसल वो खांसी नहीं है, वो टीबी है। अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपको बीमारी गंभीर है तो आप उसका इलाज करेंगे। ये इलाज तब हो पाएगा जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हमें ट्यूबरक्लोसिस है। इतनी हार के बावजूद भी आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, आप दर बदर राज्य के चुनाव हारते जा रहे हो। सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, 2 राज्यों में आपके सहयोगियों की सरकार है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जो उसका संबंध होना चाहिए उसमें बहुत दिक्कत है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के पास राजनीतिक सोच तो है, संकट सिर्फ उस सोच पर स्थिर रहने की और उसे जमीन पर उतारने की है। जबकि बीजेपी इसी काम में बड़ी महारत रखती है। बीजेपी बड़े गर्व से कहती है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उसके नेता हमेशा दौरे पर रहते हैं, उनके कार्यक्रम रुकते नहीं। कार्यकर्ताओं को देने के लिए उसके पास हमेशा टास्क होता है। जबकि कांग्रेस मैनेजर क्वालिटी में मात खा जाती है। प्लान तो बना लेती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। खुद मैनेजर कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए 2019 से 24 के बीच कांग्रेस का घर बड़ी तेजी से खाली हुआ। करियर की तलाश में उसके कई नेता बीजेपी में चले गए। कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में खाली बैठने से बेहतर घर पर जा बैठे। कांग्रेस गांधी सरदार की विरासत पर दावा करती है। राहुल गांधी हर कार्यकर्ता को बब्बर शेर कहते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि देश के लिए सिर्फ उसी ने कुर्बानी दी है, उसी के नेताओं ने शहादत दी। इसके बावजूद कांग्रेस की दशा आप देख सकते हैं। देश के 11 राज्यों की तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, जिन्हें कांग्रेस को अपने यहां सत्ता से बाहर किए हुए लंबा वक्त हो गया है। बंगाल में कांग्रेस 1977 से सत्ता से बाहर है। बिहार में सत्ता से भागते हुए 35 साल पहले वो जीती थी। यूपी में 36 साल हो चुके हैं। तमिलनाडु में 58 साल पहले ही उसकी सत्ता चली गई थी। पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई। बाकी राज्य भी देख सकते हैं कि उन्होंने कब से कांग्रेस को दूर किया और फिर वापसी नहीं करवाई। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि देश के 7 राज्यों में उसका एक भी सांसद नहीं है और 3 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है। यहां बड़ा सवाल है कि क्या दिशाहीन होने की वजह से कांग्रेस को की यह नौबत हुई है? क्या सबको साथ लेकर चलने के बजाय किसी खास धर्म, कुछ खास जातियों को साधने की वजह से बड़ा वोटर उससे दूर होता हुआ चला गया, जो बड़ा वोट बैंक था? आज बंगाल में जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है वो कभी कांग्रेस पार्टी का था। बिहार में जो वोट आरजेडी के पास है वो कभी कांग्रेस का था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो कांग्रेस का वोट छीन कर ही 10 साल दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज रही। क्या अपने असली जनाधार को पहचानने में कांग्रेस पार्टी अब भी कंफ्यूज है? 50 साल से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस अपने वोटर को नहीं पहचान पा रही। क्या ये राजनीतिक मोतियाबिंद नहीं है? यह सवाल आज गुजरात अधिवेशन में राहुल गांधी के ही एक बयान से ही उठ सकता है। सूत्रों के मुताबिक CWC में राहुल गांधी की ओर से कहा गया, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और OBC साथ छोड़कर चला गया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात पर हमारी आलोचना होती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। इस बयान को क्या माना जाए कि कांग्रेस अब दलित और ब्राह्मण वोटों की बजाय OBC वोटों के पीछे भागेगी? अगर यही उसकी रणनीति है तो क्या यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू तेजस्वी को चिंता नहीं होनी चाहिए? और कांग्रेस का यही कंफ्यूजन गठबंधन धर्म पर भी दिखता है। दिल्ली में जैसे तैसे उसने आम आदमी पार्टी से पीछा छुड़ाया।
और अब ऐसे संकेत दे रही है कि शायद बिहार में भी आरजेडी से पीछा छुड़ाना चाहती है। लालू यादव के गढ़ में राहुल गांधी के बैक टू बैक 3 दौरे करना और कन्हैया कुमार की यात्रा को खुद जाकर प्रमोट करना यूं ही नहीं था, लेकिन कांग्रेस ऑफिशियली कुछ भी बोलने से बचती है और बिहार का कांग्रेस कार्यकर्ता फिर दोराहे पर है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलिए, ये तो बात हो गई देश के भीतर की जारी सियासत की। जैसे ही बिहार से और जानकारी मिलेगी और कांग्रेस पार्टी अपना रोड मैप आगे के लिए क्या तय करेगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। आगे बढ़ते हुए रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह शाहरुख खान की फिल्म रईस का मशहूर डायलॉग है, जिसके मायने 7 समंदर पार अमेरिका में भी निकाले जा रहे हैं। ट्रंप और मस्क की दोस्ती के धर्म पर धंधा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्ती में दरार की यह खबर कितनी बड़ी है, उसे पहले दोस्ती की बेजोड़ तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर की है, जब पिछले साल मस्क ट्रंप के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। जब उद्योगपति से लेकर बड़े सितारे कमला हैरिस के पक्ष में खड़े थे, तब मस्क इकलौते ऐसे बड़े उद्योगपति थे जो खुलकर ट्रंप के साथ खड़े हुए। दूसरी तस्वीर तब की है जब ट्रंप चुनाव जीत गए थे। ट्रंप से भी ज्यादा खुश मस्क नजर आ रहे थे। इस जीत को मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की शुरुआत करार दिया था। मस्क की मुहिम रंग दिखा चुकी थी। ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्हीं के सरकार में मस्क को भी एक मंत्रालय मिल गया। लेकिन अब टैरिफ वॉर के बीच दोनों के बीच तलवार खिंच जाने की खबर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मस्क और ट्रंप के विचार अब मेल नहीं खा रहे? क्या ट्रंप और मस्क के रिश्ते खराब हो रहे हैं? क्या मस्क अपने रास्ते अलग कर सकते हैं? क्या ट्रंप टैरिफ ने मस्क को मुश्किल में डाल दिया है? क्या मस्क को ट्रंप नीति से नुकसान होने वाला है? जिन मस्क के बेटे के साथ ट्रंप की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल होती हैं, जिन मस्क के साथ ट्रंप के पारिवारिक रिश्ते हैं, क्या उन मस्क और ट्रंप की दोस्ती रिश्ते सब टूटने की कगार पर हैं? चंद महीनों में ही रिश्ते के जज्बात कैसे बदल गए, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट पर गौर से नजर डालिए। मशहूर कहावत है, अमेरिका छींक मारता है तो दुनिया को जुकाम लग जाता है, और सोमवार को पूरी दुनिया ने इस कहावत को साकार होते देखा। ट्रंप के टैरिफ टेरर से दुनिया ब्लैक मंडे की चपेट में आ गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया के बाजार लाल निशान में गोते लगाने लगे। आर्थिक मामलों के जानकार ट्रंप के इस कदम को मंदी की तरफ धकेलने वाला भी बता रहे हैं। जिस तरह से डर का माहौल बना है, मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारी इकोनॉमीज रिसेशन के कगार पे आ जाएंगी। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। हर मुद्दे पर ट्रंप के सुर से सुर मिलाने वाले मस्क ने भी ट्रंप के इस फैसले के विपरीत लाइन ले ली है। मस्क सीधे सीधे ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन उनके सलाहकारों पर गुमराह करने का आरोप जरूर लगा रहे हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नेवारो के एक वीडियो पर कमेंट करते हुए मस्क ने लिखा, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी करना अच्छी चीज नहीं है, खराब है। दरअसल नेवारो ने हार्वर्ड से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। जवाब में नेवारो ने भी मस्क को कहा, गाड़ी बेचने पर ध्यान दें, आर्थिक मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश न करें। It was interesting to hear Elon Musk at the beginning talk about a zero tariff zone with Europe. He doesn't understand that. And the thing that's, I think, important about Elon to understand, he sells cars. That's what he does. रेसिप्रोकल टैरिफ पर टीम ट्रंप दो फाड़ है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने इस मुद्दे पर ट्रंप से सीधी मुलाकात की। मस्क ने ट्रंप से रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने की मांग की। मस्क ने ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने के फायदे समझाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मस्क की इस मांग को ज्यादा भाव नहीं दिया। मस्क की अपील बेनतीजा रही। जिन मस्क ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को नया दौर बताया था, उन्हीं ट्रंप के द्वार मस्क के लिए बंद नजर आ रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से मस्क इतने बेचैन क्यों हैं? बात दोस्ती में दरार तक कैसे जा पहुंची? दरअसल 3 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सिर्फ 2 दिन के भीतर 3 और 4 अप्रैल को एलन मस्क को $31 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया था। 7 अप्रैल को एलन मस्क को 37,939 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ नीति के ऐलान के बाद से टेस्ला के स्टॉक की वैल्यू 38% तक गिर चुकी है। ट्रंप ने टैरिफ नीति से दुनिया की इकोनॉमी में आग लगा दी, लेकिन इसकी जद में उनके जिगरी दोस्त मस्क का बिजनेस भी आ गया, जिस पर टैरिफ की आग अब भी सुलगी हुई है।
एलन मस्क की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब वो अप्रैल में भारत आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में दौरा रद्द कर चीन पहुंच गए, जहां मस्क ने चीन के उद्योगपतियों और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की थी। अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए कई डील दस्तखत किए, साइन किए। ट्रंप की नई टैरिफ नीति में सबसे ज्यादा निशाने पर चीन ही है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया। चीन ने जवाब में सभी अमेरिकी आयातों पर 34% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने टैरिफ नहीं हटाया तो चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर में मस्क का कितना कुछ दांव पर लगा है, उसे अब इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार टेस्ला, जो अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं दौड़ती है, तो वो है चीन की सड़कें। लेकिन मस्क की टेस्ला पर चीन में ट्रंप का टैरिफ ब्रेक लग गया है। मस्क को दिक्कत चीन पर लगाए टैरिफ से सबसे ज्यादा है, और ये दिक्कत कहां पर आ रही है, अब वो समझिए। जिस टेस्ला कार के जरिए ट्रंप और मस्क अपनी दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे थे, वो टेस्ला ही टैरिफ वॉर में फंस गई है। मार्च 2025 में टेस्ला ने चीन में 78,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11.5% कम है। टैरिफ वॉर के बाद इसमें और गिरावट तय है। मुश्किल महज इतनी नहीं है, टेस्ला का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी चीन के शंघाई में है। शंघाई में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री अमेरिका से बाहर उसका न सिर्फ मुख्य निर्यात केंद्र है, बल्कि वहां निर्माण भी होता है। सितंबर 2024 में टेस्ला ने ऐलान किया था कि उसने शंघाई प्लांट में अपनी 10 लाखवीं गाड़ी तैयार कर दी है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मस्क को उम्मीद थी कि उनका व्यापार और ऊंची छलांग लगाएगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। ट्रंप की नीतियां मस्क के धंधे में नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। टेस्ला के साथ साथ सोलर एनर्जी, लार्ज बैटरी में भी मस्क ने चीन में भारी निवेश किया हुआ है, लेकिन फिलहाल अब टैरिफ जाल में फंस गया है। वैसे इस तनातनी के बाद अमेरिका के सियासी गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि एलन मस्क जल्द ही ट्रंप कैबिनेट से बाहर निकल सकते हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में बहुत से लोग आपको दुखी करेंगे, लेकिन आप उससे विचलित ना हो। हमेशा खुश रहें और खुश दिखें। आपका खुश रहना ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि प्रसन्नता अच्छी सेहत की सबसे कारगर दवा है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।